आज इस वीडियो में हम गुप्तकालीन साहित्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अध्ययन करेंगे। अब हम चलेंगे साहित्य में। गुप्त काल में साहित्य अंदर जटिल अलंकारक शैली का प्रयोग हुआ, यानी इनका विकास किस समय देखने को मिलता है? गुप्तों के समय। और इस समय दो प्रशस्तियों की रचना होती है, प्रयाग और महरौली। यानी गुप्तों के समय ये दो प्रशस्तियों की रचना हमें देखने को मिलती है। अगर हम महाकवि भास की बात करें तो भास ने इस समय सोपन, वासवदत्ता, इसी के साथ में प्रतिज्ञा, योगांध्रायण, चारुदत्ता और अरुभंग की रचना की थी। महाकवि भास द्वारा रचित और सोपन वासवदत्ता सबसे मुख्य है इसके अंदर। और अगर हम शूद्रक की बात करें, शूद्रक ने मत्स्यकटिकम, इसकी चर्चा अपन सोपन वासवदत्ता के पहले कर चुके हैं कि सोपन वासवदत्ता क्या है। और जो मत्स्यकटिकम है ये एक दुखांत नाटक है। इसके अंदर चारुदत्त एक ब्राह्मण और एक वैश्य है वसंत सेना, उसकी प्रणय कथा का वर्णन हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। और जो सोपन वासवदत्ता है इसके अंदर वासवदत्ता व वत्सराज उदयन की प्रणय कथा हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, वह सोपन वासवदत्ता के अंदर। अगली हम बात करते हैं जो मुख्य व्यक्ति हैं, विशाखदत्त ने कौन सी रचनाएं रची थी? इसका है सबसे प्रमुख मुद्रा राक्षस, और दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस की हम बात करें तो ये संस्कृत भाषा का एकमात्र ऐसा नाटक है जो नायिका विहीन है। नायिका विहीन नाटक कौन सा है? मुद्रा राक्षस। और साथ में ये एक जासूसी ग्रंथ भी है। कालिदास की हम बात करें, इस समय जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में से एक थे, इन्होंने कई महाकाव्यों की रचना की और इसी के साथ में नाटकों की भी इसने रचना की थी। जो महाकाव्य हैं सबसे मुख्य है इसके अंदर रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार और कुमार संभव। अगर इनके सुखांत दुखांत नाटक जो भी हैं, नाटकों की हम बात करें तो नाटकों में हैं अभिज्ञान संकुतलम, विक्रमोर्वशीयम, और मालविकाग्नि मित्रम। अगर हम गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल के अंदर पुराणों, स्मृतियों, रामायण और महाभारत, इन सभी को अंतिम रूप किस समय दिया गया? गुप्त काल में। संस्कृत व्याकरण की हम बात करें कि संस्कृत तो भाषा मुख्य थी, और संस्कृत के जो व्याकरण ग्रंथ थे, व्याकरण ग्रंथों में एक है अमर सिंह का अमरकोश, और दूसरा है चंद्रगोमिन का चंद्र व्याकरण।
कामंदक ने इस समय नीतिसार लिखी थी, और नीतिसार में क्या है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र उसका संक्षिप्तीकरण है इसके अंदर, यानी कह सकते हैं इसकी ये टिक्का है। नीति ग्रंथों की इस समय की अगर हम नीति ग्रंथों की बात करें तो नीति जो संबंधी ग्रंथ है उसमें है विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, और इसी के साथ में जो दार्शनिक ग्रंथ है इस समय, जिन दार्शनिक ग्रंथों को इस समय रचा गया, एक है सांख्य कारिका की रचना किसने की, ईश्वर कृष्ण ने, और अन्य है प्रमाण समुच्चय, इसकी रचना किसने की, दिंगनांग ने। जो दिंगनांग है, दिंगनांग को न्यायशास्त्र का जन्मदाता भी कहा जाता है, न्यायशास्त्र का जन्मदाता, और तर्कशास्त्र के प्रेरणता के रूप में यह विख्यात है। इस समय जो प्राकृत ग्रंथों की जिनकी रचना की गई वो हैं जैसे गोहडो, और इसकी रचना किसने की थी, वाकपति राज ने, वाकपति राज का गोडवो। और प्रवसेन जो है इसने कौन सा रचा था, सेतुबंध। और इस समय लौकिक साहित्य का भी बाहुल्य था, यानी गुप्त काल में लौकिक साहित्य भी खूब रचा गया। इस समय जिन हिंदू विधियों का संकलन किया गया, यानी मनुस्मृति के आधार पर, जो स्मृति है मनुस्मृति के आधार पर अन्य जो स्मृतियों को रचा गया, उसमें एक है नारद स्मृति। नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। नारद स्मृति में व्यवहार व न्यायिक विचार दिया गया है, और जो बृहस्पति स्मृति है इसके अंदर दीवानी और फौजदारी जो मामले हैं इनके पक्षों का विवेचन किया गया है इसके अंदर। और इस जो कात्यायन स्मृति है इसके अंदर कानून के 4 अंग, जो 4 अंग हैं उसके बारे में, यानी जैसे धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन को बताया गया है। और याज्ञवल्क्य ये व्यवहारिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है, और इसके अंदर क्या बताया गया है, धर्म, वर्ण, आश्रम, विधि, समाज, प्रायश्चित और राज्य शास्त्र आदि पक्षों का हमें उल्लेख इसके अंदर देखने को मिलता है। इस समय की अगर हम विज्ञान और ज्योतिष की बात करें, गुप्त काल के समय की विज्ञान के बारे में बात करें, तो इसमें गणित, ज्योतिष, खगोल, रसायन, भौतिक, आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, सभी चीज़ का विकास होता है। इसमें जो मुख्य स्थान रखता है वो व्यक्ति है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का गणित और ज्योतिष के अंदर विशेष स्थान था। इसने ऐसे बात करें तो इसने शून्य और दशमलव पद्धति की खोज की थी। इन पद्धतियों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, आर्यभट्ट को। और इनके अगर हम ग्रंथों की बात करें, यानी इसने रचना जो रची उसके अंदर 10 गीतिक सूत्र, आर्याष्ट शतक, ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत,
आर्यभट्टीय के हैं ये। और हम कह सकते हैं कि जो ये आर्यभट्टीय है ये वर्तमान में उपलब्ध आर्यभट्ट की एकमात्र कृति है। यानी इस समय सिर्फ क्या उपलब्ध है, आर्यभट्टीय उपलब्ध है। इसके अंदर इसने क्या बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और उसकी धुरी यानी घूर्णन पर जो धुरी पर घूर्णन का सिद्धांत इसने दिया। और यानी हम कह सकते हैं कि आगे चलकर कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया था वो बहुत पहले कौन दे चुके थे, आर्यभट्ट। आगे हम बात करते हैं भास्कर की। तो भास्कर इतिहास के अंदर दो हुए थे, और एक जो भास्कर है वो 6ठी शताब्दी में, और दूसरा डबल कर देते हैं 12वीं शताब्दी के अंदर। इसने एक तो भाष्य नामक ग्रंथ लिखा, भाष्य के साथ में महाभास्करीय, लघु भास्करीय ये ग्रंथ लिखे। और इसके साथ में ही जो आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट के जो 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्टक हैं, 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्ट जो शतक हैं, इसके ऊपर टीका भी इसने लिखी थी। 10 गीतिक सूत्र और आर्याष्टक पर टीका किसने लिखी, भास्कर प्रथम ने। और दूसरे जो भास्कर की अगर हम बात करें तो दूसरा भास्कर 12वीं शताब्दी में, और इसने जो प्रसिद्ध इसकी रचना थी वो कौन सी थी, सिद्धांत शिरोमणि। और इसके 4 भाग थे, लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोला। भास्कर के नाम में आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने बताया, नहीं तो ये भास्कर प्रथम और ये भास्कर द्वितीय। हमें इस समय भास्कर प्रथम के बारे में देखना था। अगले वैज्ञानिक की हम बात करें, अगला है वराहमिहिर। वराहमिहिर ने भारतीय और यूनानी इन दोनों की ज्योतिष का इसने समन्वय किया, और इसके द्वारा उसने कौन सा सिद्धांत दिया, रोमक तथा पोलिस का सिद्धांत। रोमक तथा पोलिस का सिद्धांत किसने दिया, वराहमिहिर ने। और इसके बाद में जिन ग्रंथों की इसने रचना की उसके अंदर हैं पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता और व्रत जातक। इसके साथ ही यानी इन ग्रंथों की तो रचना की, इसके साथ में इसने वर्गमूल और घनमूल इनको निकालने की पद्धति भी देने का श्रेय किसको दिया जाता है, वराहमिहिर। अगले हम वैज्ञानिक की चर्चा करते हैं, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने भी किस पर, गणित और ज्योतिष पर ग्रंथ लिखे इसने, और खगोल शास्त्र पर भी। इसने क्या दिया, एक तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया, इसी के साथ में इसने ब्रह्मसूत्र सिद्धांत भी दिया, ये दोनों सिद्धांत। और एक रचना और है इसकी, खंड खाद्यक, ये भी रचा। और इसके साथ में इसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, और यानी हम कह सकते हैं कि न्यूटन से कई शताब्दियों पहले गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का कौन प्रतिपादन कर चुके थे, ब्रह्मगुप्त। आगे हम औषधियों की बात करेंगे, औषधि शास्त्र की। तो इस समय के जो मुख्य व्यक्ति हैं, वाग्भट। वाग्भट ने इस समय कौन से ग्रंथ की रचना की, अष्टांग हृदय की। अगर हम धन्वंतरी की बात करें, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था, ये प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य था और एक शल्य चिकित्सक भी था ये। और इसी के शिष्य हैं सुश्रुत। यानी धन्वंतरी से इसने शिक्षा प्राप्त की थी, किससे, धन्वंतरी से।
और ये इसे हम भारत के अंदर यानी प्राचीन जो भारत है उसके अंदर शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जानते हैं। और इसकी जो पुस्तक है, जो रचना है, वो क्या है? सुश्रुत संहिता। और इसे ग्रैंड फादर ऑफ एंथेसिया भी कहते हैं। अगले हम बात करते हैं नवनीतकम की। ये भी एक आयुर्वेद का ग्रंथ है और इसमें वानस्पतिक औषधियों का किस प्रकार से उपयोग होता है ये बताया गया है। वानस्पतिक औषधियों का प्रयोग हमें किस में देखने को मिलता है, और पशु चिकित्सा पर भी इस समय ग्रंथ लिखे गए। जैसे हम बात करते हैं पालकाप्पो, इसने कौन सा ग्रंथ लिखा? हस्तायुर्वेद, यानी हाथियों की चिकित्सा, हाथी चिकित्सा पर आधारित जो ग्रंथ है हस्तायुर्वेद, ये है चिकित्सा से संबंधित। अगर हम बात करें अब भौतिक और रसायन विज्ञान से संबंधित, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है महर्षि कणाद का। और कणाद ने दो सिद्धांतों का इस समय मुख्य रूप से प्रतिपादन किया। एक है वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन का उसने प्रतिपादन किया, और अणु सिद्धांत का। किसने? महर्षि कणाद ने। आगे हम बात करते हैं नागार्जुन की। नागार्जुन रसायन और धातु विज्ञान के, यानी एक तो हम कह सकते हैं रसायन और दूसरा धातु विज्ञान, इसके विद्वान थे। उन्होंने क्या किया, एक इसका ग्रंथ है इनका रस रत्नाकर। इस ग्रंथ में उन्होंने चांदी, सोना, इनके ऊपर, यानी इन खनिज पदार्थों के ऊपर रासायनिक प्रयोग करके क्या दिया? रोग निवारण की विधि दी। यानी ये क्या है उसकी? रस चिकित्सा पद्धति। रस चिकित्सा पद्धति का आविष्कार किसने किया? नागार्जुन ने। और साथ ही नागार्जुन ने किसका आविष्कार किया? पारद का आविष्कार भी किया। हम धातुओं की अगर रासायनिक रूप से पिघलाने की बात करें, धातुओं की हम पिघलाने की कला की अगर हम बात करें, तो उस समय का हमें उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। कौन सा? मेहरौली का लौह स्तंभ, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले कि मेहरौली का लौह स्तंभ किस प्रकार से है। और दूसरी इसके अंदर है सुल्तानगंज से हमें क्या मिली? बुद्ध की 1 टन तांबे की खड़ी मूर्ति, यानी बुद्ध की मूर्ति है, वो कैसी है? खड़ी मूर्ति हमें यहाँ से मिली है। अगले वीडियो में हम गुप्तकालीन आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे।